सुषमा के पति का निधन उसकी बेटी पूर्वी के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद सुषमा ने जगह जगह छोटा मोटा काम करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसे एक काबिल इंसान बनाया। माँ, मेरे ऑफिस के ओनर मिस्टर क्षितिज और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। तू अगले हफ्ते उन्हें घर पर बुला ले, मैं उनसे रिश्ते की बात कर लूंगी। पूर्वी अगले हफ्ते क्षितिज की फैमिली को अपने घर बुला लेती है और रिश्ता पक्का होने के कुछ दिन बाद ही वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन वो पगफेरे की रस्म के लिए आती है। माँ, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, मैं इस तरह तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे भी तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। लेकिन बेटा, मैं तेरे ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा माँ, तुम बस मेरे साथ चलो। पूर्वी अपनी माँ को अपने साथ ससुराल लेकर जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन तभी एक दिन पूर्वी की सास सुलोचना सुषमा से कहती है, बहन जी, वैसे तो मैंने ये पहली बार देखा है, बहू के साथ उसकी माँ भी ससुराल रहने आ गई। बुरा मत मानना बहन जी, लेकिन हमारे यहाँ तो बेटी के ससुराल का पानी पीना भी पाप माना जाता है। और आप हो कि वो समधन जी, मैं बस कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के साथ रहने आई थी। अकेले रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए। बाकी मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। सुषमा को सुलोचना की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो पूर्वी को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो अगले दिन उठकर अपना सामान पैक करने लगती है। ये तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो माँ? कहीं जाना है क्या तुम्हें? हाँ बेटा, बहुत दिन तेरे ससुराल में रह ली, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम अकेले वहाँ पर कैसे रहोगी? तुम्हारी तबीयत तो इतनी खराब रहती है कि तुम्हें कभी भी चक्कर आ जाता है। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वहाँ तुम्हें कौन संभालेगा? अरे पूर्वी बेटा, कुछ नहीं होगा तेरी माँ को। पहले तो तेरी माँ को तेरी शादी की टेंशन थी, इसलिए तबीयत खराब हो जाती होगी। पर अब तो तेरी शादी भी हो गई, अब भला इन्हें क्या चिंता होगी? इन्हें वापस लौट जाने दे, वरना समाज वाले लोग इन्हें ताने दे देकर इनका जीना दुश्वार कर देंगे। तुझे तो पता ही है हमारे यहाँ लड़की के ससुराल में रुकना कितना पाप माना जाता है। हाँ बेटा, समधन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुझे जब भी मेरी याद आए तो तू मुझसे मिलने आ जाइयो, मैं तुझसे दूर थोड़ी ना हूँ। ठीक है माँ। सुषमा अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। वो हर दूसरे दिन अपनी माँ से फोन पर बात करती, कभी कभी उनसे मिलने भी जाती। वो अपनी माँ की आर्थिक मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन पूर्वी की सास को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब पूर्वी अपनी माँ से मिलने जा रही थी, तब उसकी सास ने पूर्वी को अपने पर्स में कुछ पैसे रखते हुए देखा। पूर्वी बेटा, कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए जा रही है क्या? नहीं मम्मी जी, वो मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। कल उनसे बात की थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा कि आज जाकर मिल आऊं। बुरा मत मानियो बेटा, लेकिन 2 गांव छोड़कर तो तेरी मम्मी का घर है। घर की गाड़ी में तुझे जाना है, तो फिर इतने पैसे भला तू अपने साथ क्यों लेकर जा रही है? मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनके लिए थोड़ा फल फ्रूट लेकर जाऊंगी, थोड़ा राशन ले जाऊंगी, कुछ दवाइयाँ भी लेनी है, और अभी वो काम तो कर नहीं सकती, इसलिए उन्हें थोड़े पैसे भी दे आऊंगी। वाह बहुरानी वाह, मेरे बेटे ने क्या घर में पैसों का पेड़ लगाया हुआ है, जो पैसे उठाए और चल दी अपनी माँ के पास। ये आप क्या कह रहे हैं मम्मी जी? मेरी माँ बीमार है, सिर्फ इसलिए मैं ये पैसे लेकर जा रही हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं करती। मेरी माँ तो खुद ही इतनी खुदगर्ज है कि वो मुझसे पैसे तो क्या कुछ भी लेना पसंद नहीं करती। अच्छा, तेरी माँ इतनी ही खुदगर्ज है तो इन पैसों को यहीं रख दे, कोई जरूरत नहीं है उनकी खुदगर्जी को ठेस पहुंचाने की। रख इन पैसों को वापस अलमारी में। सुलोचना जबरदस्ती पूर्वी से उन पैसों को लेकर अलमारी में रख देती है। पूर्वी अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते।
इसलिए वो रास्ते में रुककर सुनार की दुकान पर अपनी सोने की अंगूठी बेच देती है ताकि वो अपनी माँ के लिए सामान खरीद सके और उन्हें कुछ पैसे दे सके। माँ, मैं तुम्हारे लिए फल फ्रूट लेकर आई हूँ। देखो, मैं तो रात को चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे खाने पीने के लिए हर चीज ले आई हूँ मैं, इसलिए किसी चीज की चिंता मत करना। ये रही तुम्हारी दवाई और ये लो कुछ पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। ये तू क्या कह रही है बेटा? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी तुम मेरे लिए पहले ही इतना सब ले आई है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चुपचाप इन पैसों को रख लो। पूर्वी जबरदस्ती अपनी माँ को पैसे दे देती है। वो रात के समय वापस अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी की शादी को 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 4 सालों में उसे कोई भी औलाद नहीं होती। क्षितिज बेटा, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं। अब तो तुम लोग मुझे मेरे पोता पोती का मुंह दिखा दो। हमें डॉक्टर के पास जाना है माँ, डॉक्टर ने हमें चेकअप के लिए बुलाया है। क्षितिज पूर्वी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पूर्वी कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर पूर्वी अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात उसकी सास सुलोचना को पता चलती है तो वो पूर्वी का जीना हराम कर देती है। बांझ कहीं की, पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मैंने तेरे साथ अपने बेटी की शादी करवा दी। तूने तो मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। अगर तू इस घर में रही तो हमारा वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्षितिज बेटा, तू इसे छोड़ और दूसरी शादी कर ले। ये तुम क्या कह रही हो माँ? पूर्वी मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहकर क्षितिज वहां से अपने ऑफिस चला जाता है। तभी सुलोचना भी क्षितिज के पीछे पीछे उसके ऑफिस जाती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या क्षितिज? ये लड़की हमारे परिवार को वारिस नहीं दे सकती। मेरी बात मान और तलाक देकर रफा दफा कर इसे। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो माँ। इसे तलाक तो मैं भी देना चाहता हूँ, लेकिन आजकल तलाक के लफड़े तुम जानती नहीं हो। अगर मैंने इसे तलाक दिया तो मुझे इसे अपनी आधी जायदाद भी देनी पड़ेगी, और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। क्षितिज घर जाकर पूर्वी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। पूर्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ को इस घर का वारिस चाहिए। देखो, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी होगी। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। पूर्वी की मानसिक स्थिति अब ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी को चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। क्षितिज ने उसके सामने ही एक अमीर लड़की से शादी की। शादी के 1 साल बाद उनका एक बेटा भी हो गया, लेकिन इस बीच पूर्वी ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया। उसके ससुराल में उसकी हैसियत बस एक नौकरानी जितनी थी। पूरे घर में कोई भी उससे बात तक करनी पसंद नहीं करता था। एक दिन क्षितिज का बेटा आंगन में बैठा हुआ रो रहा था, लेकिन उसकी माँ को तो उसका कोई होश ही नहीं था। इसलिए उसे चुप करवाने के लिए पूर्वी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तभी सुलोचना वहां पर आ गई। बांझ कही कि मेरे पोते पर अपना बुरा परछावा डालेगी क्या? सर पर बोझ बनकर बैठ गई है हमारे यहाँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पर रहते हुए पूरे घर में कोई भी तेरी इज्जत नहीं करता, उसके बाद भी तू यहाँ पर पड़ी हुई है। पूर्वी तो अंदर से पहले से ही बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन आज अपनी सास की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू रुके ही नहीं और वो किसी को बिना बताए ही वहां से निकल गई। उसके मन में केवल यही सब चल रहा था, रास्ते पर उसका ध्यान ही नहीं था। तभी सामने से आती हुई एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। कार में बैठी लड़की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गई। उसी अस्पताल में पूर्वी की माँ भी अपनी दवाइयाँ लेने आई हुई थी। जब उनकी नज़र पूर्वी पर पड़ी तो वो उसे देखकर बहुत घबरा गई। ये तो मेरी बेटी है डॉक्टर साहब, इसे क्या हो गया? देखिए, अभी हमारे पास आपको कुछ भी कहने बताने का समय नहीं है। हमें अभी जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। जिस लड़की की कार से पूर्वी का एक्सीडेंट हुआ था, वो अस्पताल में पूर्वी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवाती है। कुछ देर बाद पूर्वी होश में आती है तो उसकी माँ उससे मिलने के लिए आ जाती है। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? ये क्या हो गया था तुझे? तेरे ससुराल वालों को इस बारे में पता भी है या नहीं? वो तेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें अभी फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं माँ, उन लोगों को फोन करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
क्यों बेटा, क्या हुआ? क्षितिज जी के साथ तेरा कोई झगड़ा हो गया है क्या? पूर्वी अपनी माँ से और ज्यादा ये बात नहीं छुपा सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। पूर्वी की बातें सुनकर सुषमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें भर आती है। मुझे तो लगा था इतने अमीर घर में शादी करके मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, लेकिन उन लोगों ने तो तेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। तू चिंता मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, तू मेरे साथ घर चल। सुषमा पूर्वी को अपने साथ घर ले जाती है। कुछ दिनों बाद ही मत करके पूर्वी लीगली क्षितिज को तलाक दे देती है, लेकिन वो बदले में उससे कुछ भी डिमांड नहीं करती। इतना सब होने के बाद पूर्वी अपनी जिंदगी से थक चुकी थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में पीयूष नाम का एक लड़का आता है जो उससे शादी करके उसे और उसकी माँ को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर पूर्वी अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ खुशी खुशी जीती है।